नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग अभिमूल्यन अभ्यास क्रम के चौथे दिवस में। आज हमारा अंतिम अभ्यास क्रम सत्र है। इसमें आज के अभी तक के सभी अभ्यासों को हम यहाँ पर दोहराएंगे और साथ ही साथ कुछ नए अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो प्रार्थना के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा करें और दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा का स्वरूप प्रदान करें और आंखों को कोमलता से बंद करें। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर करें। और अब प्रार्थना के लिए गहरा श्वास भरें। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। धीरे से अपनी हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें और हाथों को वापस लाएं। अब अभ्यास क्रम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं के साथ हम अब यहाँ अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाएं या सदिलज क्रियाओं का अभ्यास। सूक्ष्म क्रियाओं में सर्वप्रथम हम ग्रीवा, फिर स्कंद, कटी और घुटने की क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो समस्थिति में खड़े हों, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर, हाथों को जंघाओं के पास, आंखों को एक बार कोमलता से बंद करें और शरीर के भार को धरती की ओर समर्पित करें। धीरे से आंखों को खोलें। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखें। सर्वप्रथम ग्रीवा को ऊपर और नीचे ले जाने का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। पुनः श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और अब मध्यम भाग में वापस आएं। ग्रीवा की दूसरी क्रिया, ग्रीवा दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा की ओर झुकाएं। दाहिने कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने की कोशिश। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में वापस लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के समीप लाने की कोशिश। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। एक बार और दोहराएं। एक्सेल या श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब ग्रीवा की तीसरी क्रिया, ग्रीवा दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। दाईं कंधे को दाईं ठुड्डी की सीध में कोशिश करें, एक सीध में आ पाए। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में मोड़ें और अपनी ठुड्डी को कंधे की सीध में लाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब चौथी और अंतिम ग्रीवा की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ध्यान रहे, जिन साधकों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी है वो गर्दन आगे ना झुकाएं और गर्दन से संबंधित विकारों वाले व्यक्ति विशेष इन अभ्यासों को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं दिशा से ऊपर की ओर ले जाएं गोलाकार घुमाने के लिए।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से गोलाकार करते हुए नीचे की ओर लाएं। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को पूर्ण रूप से नीचे की ओर लाएं। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से दोहराएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से शून्य करते हुए नीचे की ओर लाएं। एक बार दोहराएं, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर वापस। अब श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में वापस लाएं, हाथों को वापस लाएं और आंखों को बंद करें। इन 4 क्रियाओं का प्रभाव, इस 4 क्रियाओं के अभ्यास के बाद ग्रीवा पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करें। और अब अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्रिया स्कंद चालन क्रिया। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। ध्यान रहे उंगलियां मिली हुई, हाथों को खींचें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एक बार और दोहराएं, पूर्ण रूप से खींचें, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र क्रिया का। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथ कंधों की सीध में लाएं, हथेलियों को पलटाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को कंधों के ऊपर रखें। अब दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। यहाँ से श्वास भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाएं और शून्य नुमा आकृति बनाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ नीचे से घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास विपरीत दिशा के साथ 2 बार करें। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और फिर वक्षस्थल के सामने। अब श्वास भरते हुए हाथों को खोल लीजिए और हाथों को सीधा करें कंधे की सीध में। हथेलियां पलटाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। एक बार पुनः आंखें बंद करें और कंधों पर आए इसके प्रभाव का अनुभव करें। यह अभ्यास कंधों से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद प्रदान करता है। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। यहाँ पर हम 2 अभ्यास करेंगे, एक आगे और पीछे झुकने का अभ्यास और एक दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। तो कटी चालन के पहले अभ्यास के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से पहले खींचें और अब श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकें। जितना संभव है आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें सीधी कमर के साथ और अपने हाथों को पैरों के बीच में रखते हुए गर्दन को भी नीचे की ओर झुकाएं। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरते हुए ऊपर, खींचते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, आंखें खुली, श्वास भरते हुए मध्यम भाग और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें सीधी कमर के साथ और हाथों को पैरों के बीच में रखें और शरीर को, कमर को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं, हाथों को खींचें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल से वापस ले आएं और पैरों को भी मिलाएं, विश्राम करें। कटी चालन क्रिया का दूसरा अभ्यास कटी शक्ति विकासक क्रिया, ट्रंक ट्विस्टिंग। पैरों में कंधे जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। कोशिश करें नाभि से निचला भाग सीधा रहे। श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, हाथों को कंधों की सीध में रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आए। श्वास को भरते हुए हाथों को वापस ले आएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। आंखों को बंद करके कटी प्रदेश में और 2 क्रियाएं जो आपने की उनका प्रभाव अनुभव करें। अब चौथी और अंतिम सूक्ष्म क्रिया सामान्य योग अभ्यास क्रम में जो हमारी है घुटने की चालन क्रिया।
तो घुटने चालन क्रिया के लिए पैरों में कंधों जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने से उठाएं। हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। जिन साधकों को घुटनों से संबंधित विकार है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस और धीरे से हाथों को वापस लाएं और पैरों को मिलाएं। क्रिया के प्रभाव के साथ जुड़े। हर अभ्यास करते वक्त हम श्वास प्रश्वास अभ्यास का पूर्ण प्रभाव उस वक्त तो अनुभव कर ही रहे होते। अभ्यास के पश्चात भी यदि हम उसका प्रभाव अनुभव करें तो हम अभ्यास को और गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। अब योगासनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने शरीर को मोड़ें, दिशा बदलें। ताड़ासन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलटा के बाहर की दिशा का स्वरूप दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एक बार पूरे शरीर को ताने, पूरे शरीर को एक खिंचाव कर दें और एक सही स्वरूप देने के पश्चात सामने एक बिंदु पर देखते हुए धीरे से अपनी एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। याद रहे यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। किसी भी आसन में जब हम स्थिरता का स्तर छूते हैं तो वहाँ श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं है। धीरे से एड़ियों को वापस लाएं, हाथों को बगल से वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाने के पश्चात विश्राम करें। ताड़ासन शरीर में मेरुदंड को मजबूती प्रदान करता है। ताड़ासन शरीर में संतुलन बनाने में बहुत लाभदायक है। और अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। पैरों में 2 इंच की दूरी ही बनाकर खड़े हों। यदि आपको लगे कि पीछे झुकने में आपका संतुलन नहीं बन पाता है तब आप अपने पैरों में थोड़ा अंतर बढ़ा सकते हैं। अब दोनों हाथों को कमर पर रखें, कोहनियों को समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे से ग्रीवा को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से और पीछे झुकने की कोशिश करें। याद रहे आंखें खुली हुई हों, घुटने सीधे हों और सामान्य श्वास प्रश्वास का अनुभव करते रहें। श्वास को रोकने का प्रयास ना करें। स्थिति में बने रहें। अर्धचक्रासन से धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं और हाथों को भी नीचे ले आएं। विश्राम करें। अर्धचक्रासन शरीर में लचीलापन बढ़ाता है और साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जो बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। इस 4 दिन के सत्र काल में हम कुछ आसनों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। बाकी पूर्ण योग अभ्यास क्रम हम आगे वाले अभ्यास क्रम में दिखाएंगे। तो अब धीरे से बैठ जाएं। अगले अभ्यास के लिए दंडासन में। दंडासन दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को नितंब के पास रखें, कमर को सीधा करें। यह स्थिति दंडासन की स्थिति है। अब यहाँ से हम वज्रासन की तरफ बढ़ेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने पैर की एड़ी के साथ अपने नितंब वाले भाग का स्पर्श कराएं। ऐसे ही बाएं पैर को मोड़ें और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। अगला अभ्यास हमारा अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों में यदि आवश्यकता हो तो घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइएगा यदि आपको लगता है आप संतुलन बनाने के लिए सहज नहीं हैं। बाकी जो ऐसे कर सकें वो ऐसे ही अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नितंब पर रखें, आपकी हथेलियों वाला भाग नितंब पर, उंगलियों का मुख नीचे की ओर। अब कोहनियों को समानांतर करें। श्वास भरते हुए ग्रीवा को पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से और पीछे झुकने का अभ्यास। जिन साधकों से उष्ट्रासन ना हो, आने वाले समय में हम उष्ट्रासन का भी अभ्यास करेंगे, वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं और हाथों को वापस लाएं
और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। अर्ध उष्ट्रासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, पेट से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करता है, ग्रीवा और कमर दर्द को दूर करने में बहुत लाभदायक है। अब इसका विपरीत आसन जिसे हम काउंटर पोज कहते हैं, शशक आसन। तो शशक आसन के लिए घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं, दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें, एक बार श्वास भरें, कमर खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए सीधी कमर आगे झुक जाएं। अब अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को अपने आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। यह स्थिति शशक आसन कहलाती है। यदि आपको सहज ना हो तो आप अपनी क्षमता अनुसार आगे झुकें। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो इस अभ्यास को ना करें। अब शशक आसन में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहें। आती जाती सांस का अनुभव, कंधे शिथिल, कमर में खिंचाव का अनुभव और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। हाथों की सहायता से दोनों घुटनों को मिलाएं और पुनः वज्रासन में बैठें। अब हम धीरे से यहीं से आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ेंगे। पेट के बल लेट जाएं। तीसरी श्रेणी हमारी पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास। तो पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यासों में हमारा सर्वप्रथम हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली रखें, दोनों पैरों में कुछ इंचों की दूरी बनाएं, पंजों को बाहर की दिशा में करें और अपना गाल दायां या बायां गाल स्पर्श कराएं, सिर को विश्राम दें। इस स्थिति में कमर के प्रति, शरीर के प्रति सजग हो और श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में लाभदायक है, साथ ही साथ शरीर को शिथिल करने में सहायता प्रदान करता है, शरीर को शिथिलीकरण की तरफ लेकर जाता है। मकर आसन, यहाँ से हम बढ़ेंगे हमारे अभ्यास क्रम का जो आसन है सरल भुजंगासन। तो दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, पूर्ण रूप से तानें और अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल में लेकर आएं। कोहनियों को शरीर के पास जमीन पर ही रखें, छोटी उंगली से लेके आपकी कोहनी एक सीध में हो। आपके हाथ सीधे, पैरों को मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ग्रीवा, सीने वाला भाग, दोनों कंधे जितना सहज हो उतना उठाएं, हाथों को व्यवस्थित करें और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिन साधकों को गर्दन में अतिरिक्त पीड़ा है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। यह आसन कमर दर्द से संबंधित विकारों को दूर करने में बहुत लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। यहाँ पर कुछ एक श्वास प्रश्वास का अभ्यास कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल होने दें और सरल भुजंगासन का प्रभाव अनुभव करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में एक आसन पवन मुक्तासन। करवट लें और धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। पहले पीठ के बल लेटें और अपने आप को व्यवस्थित करें। अब पवन मुक्तासन के लिए तैयार हो, दोनों पैरों को मिलाएं, एड़ियां और पंजे को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को उठाएं, बिना घुटनों को मोड़े हुए लगभग 90 डिग्री की दिशा में। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और सीने के पास लाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और हाथों की उंगलियों को फंसाएं और घुटनों से निचले भाग को पकड़ लें। एक बार पुनः गहरा सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे से गर्दन उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। यह पवन मुक्तासन की पूर्ण स्थिति है। ध्यान रहे, जिनको गर्दन से संबंधित विकार है वो ग्रीवा ना उठाएं, पंजों को बाहर रखना है। पवन मुक्तासन क्षमता अनुसार करें। यहाँ श्वास प्रश्वास सामान्य रहे और आती जाती सांस का अनुभव करें। अब धीरे से श्वास
छोड़ते हुए गर्दन को वापस ले आएं, हाथों को वापस ले आएं, श्वास भरें, दोनों पैरों को सीधा कर दें, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस ले आएं और विश्राम करें। यहाँ हमने पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया। अब हम अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं वो शरीर को एक गहरी शांति की तरफ लेके जाता है, शव आसन। आसनों में आज का अंतिम अभ्यास हमारा शव आसन होगा। तो शव आसन के लिए पैरों में लगभग 12 से 15 इंच की दूरी बनाएं, यानी कुछ थोड़ी सी दूरी बनाएं। हाथों को जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखें, हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुला, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, हथेलियों को ढीला छोड़ें। आँखों को बंद करें, यदि आँखें खोल ली है तो आँखें बंद करें और अब शरीर को शिथिल होने दें। एक बार पूरे शरीर को देख जाएं, यदि अभी भी आपको लगता है कोई भाग विशेष हिलाने की आवश्यकता है, कोई भाग कड़ा हुआ है, तो उसको हिलाएं और ढीला छोड़ें। और अब अपने शरीर के मुख्य भागों पर ध्यान दें, दोनों पैरों को जांचें। पैरों में कोई भी कसाव, तनाव, भारीपन है तो उस भाग को ढीला छोड़ें, पैरों को शिथिल होने दें। धीरे धीरे चेतना को, ध्यान को शरीर के मध्यम भाग पर लाएं और शरीर का मध्यम भाग शिथिल होने दें। पेट वाले भाग का अनुभव करें। पेट में स्वतः अपने आप श्वास के आने और जाने पर एक हलचल हो रही है, उसका अनुभव। कमर का भाग ढीला छोड़ें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हाथों की तरफ लाएं। हाथों में किसी प्रकार का कसाव तो नहीं है, हाथों को ढीला छोड़ें, हाथों की उंगलियां शिथिल होने दें। और अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने मुख की तरफ लाएं, अपने मुख का अनुभव करें। चेहरे की मांसपेशियां शिथिल, शांत, सहज। आंखों को और ढीला छोड़ें और अब शरीर में आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास का अनुभव, कुछ एक श्वास प्रश्वास को देख जाए। आती और जाती सांस का अनुभव। हर एक श्वास प्रश्वास के साथ शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल होने दें। हर प्रश्वास के साथ शरीर का भार धरती की ओर समर्पित करते जाएं। दिन में भी यदि आप अपने कार्य करने के पश्चात आपको थकान की अनुभूति होती है तो आप दिन में भी शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब शवासन से वापस आने के लिए श्वास को ही माध्यम बनाएं। एक बार गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अब हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। मूव योर फिंगर्स एंड टोज और धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। बाएं या दाईं ओर करवट लें। जिस तरफ करवट ले रहे हैं उस हाथ का तकिया बनाएं। उस करवट 1 से 2 श्वास वहां रुकें और अब हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आज के सत्र में हमारे आगे के अभ्यास क्रम में अगर हम बढ़ें तो उसके लिए अपने आसन को धारण करें। सुखासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा और एक बार पुनः अपनी कमर को सीधा करें। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा धारण करें और पूर्ण रूप से श्वास दोनों नासिका रंध्र से बाहर करें। धीरे से दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें। बाएं नासिका रंध्र से श्वास लें और बाएं नासिका रंध्र को बंद करें। दाहिने नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें और अब इसी नासिका रंध्र से श्वास लें पूरक और अब नासिका रंध्र बंद करें
और बाएं नासिका रंध्र को खोलते हुए वहां से श्वास बाहर करें, यानी रेचक। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 2 चक्र और कर जाएं। आपकी श्वास धीमी, लयबद्ध और नियंत्रित हो। आप इस अभ्यास में दीर्घ श्वास प्रश्वास यानी यौगिक डीप ब्रीदिंग जो आपने प्रैक्टिस करी अभी पूर्व, उसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास करें। नीचे से ऊपर तक भरते हुए, ऊपर से नीचे खाली करते हुए। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर में रक्त के संचार को और प्राण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और मन को एकाग्र और शांति की ओर लेकर जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब आप बाएं नासिका रंध्र से पूर्ण कर लें, उसके बाद हाथ को वापस ले आएं और अब इसके प्रभाव के साथ जुड़ें। फील द इम्पैक्ट। और अब आज का हमारा मुख्य अभ्यास जो आज के सत्र में हम कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, अभ्यास सिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं, वह है ध्यान। और ध्यान कोई भी व्यक्ति विशेष करवा नहीं सकता, वो तो अनुभव की बात है। तो ध्यान करने के लिए आप एक बार पुनः अपने आसन को जांच लें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, जिसमें सहज हो वह आसन धारण करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा से धीरे धीरे ध्यान मुद्रा धारण करें। यदि आप ज्ञान मुद्रा में सहज है तो वह, अन्यथा ध्यान मुद्रा धारण करें और मेरुदंड सीधा करें। अब यहाँ पर धीरे से अपनी ठुड्डी वाले भाग को, ग्रीवा को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए शारीरिक तैयारी जो आपने अभी की उसका एक बार आंकलन करें, उसको जांच लें। आंखों को बंद ही रखें और अब ध्यान के लिए शारीरिक तैयारी के पश्चात हम श्वास प्रश्वास यानी सामान्य आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास की अनुभूति को करने की कोशिश करेंगे। जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, कुछ एक श्वासों को देख जाएं। शरीर, श्वास और श्वास के बाद शरीर की संवेदनाओं का अनुभव करें। अब शरीर में भीतर होने वाली संवेदनाएं, वह किसी भी प्रकार की संवेदना हो सकती है, चाहे वो दर्द की, भारीपन की, हल्केपन की, गर्माहट, ठंडक या अन्य कोई अनुभूति, उस संवेदना का अनुभव करें। और भीतर और भीतर जाने का भाव। ध्यान में निर्विचार होने का भाव और ध्यान में लीन होने की कोशिश जारी रखें। ध्यान का अभ्यास मन को शांत और एकाग्र, साथ ही साथ हमें अपने से जोड़ने के मार्ग पर लेकर चलता है। तो ध्यान योग का बहुत मुख्य अंग है, या ये कहें ध्यान से पूर्व की जितनी भी क्रियाएं, आसन, अभ्यास हैं, वो ध्यान की तैयारी ही कही तो गलत नहीं होगा। और अब धीरे धीरे वापस आने के लिए श्वास को माध्यम बनाएं। एक बार धीमा गहरा श्वास लें और गहरा श्वास बाहर करें। कट, यहीं रहना। संकल्प दे दो भाई, संकल्प नहीं है मेरे पास। थैंक यू सर। बस लास्ट है।
अब मेरे पे, ठीक है? रेडी? अब भीतर ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब धीरे से शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का स्वरूप प्रदान करें। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास बाहर करें। और अब शांति पाठ के लिए पुनः गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से समय लेते हुए अपने हाथों के हथेलियों को आंखों पर लगाएं और हाथों को वापस लाएं। आंखों को खोलें। धन्यवाद। आज 4 दिन का योग अभिमूल्यन कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ और अब हम आगे के 12 दिवसीय प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप सब ने योग के अभ्यास को हमारे साथ किया होगा, सीखा होगा और योग की जानकारी को अपने जीवन में अपनाकर योगमय और स्वस्थमय जीवन की संरचना कर पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग अभिमूल्यन चौथे दिवस के व्याख्यान कार्यक्रम में। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं होगा जो योग शब्द को ना जानता हो या योग के बारे में ना जानता हो। आज पूरे विश्व भर में योग के अभ्यास को बहुत बड़े स्तर पर करा जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संरचना किस प्रकार हुई, आज हम इस व्याख्यान में उसको जानेंगे और क्या क्या उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में निर्धारित किया गया और क्या क्या स्वरूप उसमें बनाया गया उसको जानेंगे। तो पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, आंखों को कोमलता से बंद करें, गहरा सांस लें प्रणव अक्षर के उच्चारण के लिए। शांति शांति शांति। समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें।
एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संरचना की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि योग की महत्वता, योग क्यों ज़रूरी है और योग का प्रभाव किस प्रकार पूरे विश्व में स्वास्थ्य और सद्भाव को ला सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आग्रह किया और ये पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में उस आग्रह को या किसी भी आग्रह को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया हो, इतनी जल्दी मान लिया गया हो, स्वीकार कर लिया गया हो। तो यहाँ 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों वाली उस कमेटी में 177 सह प्रायोजक देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। अपने संकल्प में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने माना कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और विश्व के स्वास्थ्य हेतु योग अभ्यास करने के लाभों के विषय में जानकारी का व्यापक प्रसार करता है। अर्थात योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व एक अभ्यास क्रम कर सके और एक जैसा अभ्यास क्रम कर सके। इस कमेटी में पूरे विश्व भर के प्रमुख योग संस्थानों के बड़े बड़े योग गुरुओं ने मिलकर, योग विशेषज्ञों ने मिलकर एक सामान्य योग अभ्यास क्रम की संरचना करी, जिसे हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। पहले साल में ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल 35 मिनट का था और फिर द्वितीय वर्ष से ये 45 मिनट का निर्धारित किया गया। तो आइए जानते हैं उस सामान्य योग अभ्यास क्रम में क्या क्या संयोजित किया गया इन महान योग विशेषज्ञों के द्वारा, किस प्रकार वो योग सामान्य योग अभ्यास क्रम निर्धारित हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रार्थना की बात की जाती है। तो प्रार्थना से उस योग अभ्यास क्रम की शुरुआत की गई। उस अभ्यास क्रम में प्रार्थना को बहुत मुख्य बड़ा रोल या बहुत बड़ा अहम भूमिका उसकी मानी जाती है। यदि आप प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप कुछ देर मौन रहकर अपने श्वास का भी अनुभव कर सकते हैं। मुख्य भाव ये है कि पहले हम शांत हों, शांत वातावरण के साथ हम आगे के अभ्यासों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, यानी मन को संतोष में हिलाएं और उसके बाद आगे के अभ्यासों की तरफ बढ़ सकें। तो प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन का चयन किया जा सकता है, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जिसमें आप सहज हों। और यह योगिक क्रियाओं के लाभ को प्राप्त करने हेतु इसका अभ्यास किया जाता है। उसके पश्चात योगिक सूक्ष्म व्यायाम की बात की गई। योगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से दिए गए बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व भर के लिए, और बाकी विश्व गुरुओं के द्वारा भी इस क्रियाओं को कुछ स्वरूप उसमें हल्का सा बदलाव लाकर इनमें 4 मुख्य जोड़ों के लिए क्रियाओं को निर्धारित किया गया। उनमें गर्दन की क्रिया, कंधों की क्रिया, कमर की क्रिया और घुटने की क्रिया, इन 4 क्रियाओं को निर्धारित किया गया उस सूक्ष्म क्रिया के अभ्यास में। उसको हम सूक्ष्म क्रिया, शीतलीकरण क्रियाएं या सडिलज क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी क्रियाएं इसमें जोड़ी गई। गर्दन की 4 क्रियाओं का वर्णन यहाँ हमें देखने को मिलता है। ग्रीवा की पहली क्रिया, हम गर्दन को आगे और पीछे यानी ऊपर और नीचे की ओर लेकर जाते हैं। दूसरी क्रिया में ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का कार्य करते हैं, लेटरल बेंडिंग। तीसरी क्रिया में दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास है और चौथी क्रिया में ग्रीवा को गोलाकार घुमाने का अभ्यास है। ये सभी क्रियाएं श्वास की क्रियाओं के साथ यानी श्वास के साथ तालमेल बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए करनी है। अब दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, कंधे चालन की क्रिया। दूसरा जोड़, कंधे का अनुभव कराया गया, कंधे को शिथिल कराया गया, कंधे को लचीला बनाया गया कंधे की चालन क्रिया के अभ्यास से। कंधे की चालन क्रियाओं में 2 क्रियाएं हैं। एक, कंधे को चलाने के लिए हाथों को ऊपर नीचे ले जाने का अभ्यास बहुत सरल तरीके से। दूसरा, कंधे को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। और तीसरी क्रिया की तरफ बढ़ें
तो कटी चालन क्रिया, कमर की कहीं ना कहीं कमर को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। ऐसे तो कमर की बहुत सारी क्रियाएं हैं, पर इस सामान्य योग अभ्यास क्रम में कटी की इस क्रिया को लिया गया। और अगली क्रिया घुटने की चालन क्रिया, घुटने के जोड़ को लचीला बनाने के लिए। इतनी क्रियाओं के अभ्यास से आप आगे के अभ्यासों के लिए तैयार होते हैं। आगे कौन से अभ्यास हैं, आइए जानते हैं। आगे हमारे योगासनों की हम बात करते हैं। योगासनों में सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का चयन किया गया और उनमें भी 5 मुख्य योगासनों का स्वरूप यहाँ पर लिया गया, उसको अभ्यास में लाया गया। पहला ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन और त्रिकोणासन। ये 5 आसन हैं जो कहीं ना कहीं हमारे खड़े होकर अभ्यास करने से हमारे शरीर के संरेखन और संतुलन को बनाने में मदद प्रदान करते हैं। उसके पश्चात बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 आसनों का चयन इस बैठकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए किया गया। उसमें सर्वप्रथम दंडासन, दूसरा भद्रासन, फिर अर्धउष्ट्रासन, फिर उष्ट्रासन। जिनसे उष्ट्रासन ना हो वो अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करें। उसके पश्चात काउंटर पोज या उसका विपरीत आसन शशक आसन और उत्तान मंडूकासन, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने का कार्य जो करता है। वक्रासन, कहीं ना कहीं कमर के निचले क्षेत्र को सशक्त करने में मदद प्रदान करने वाले ये 7 आसनों को यहाँ चयन किया गया। उसके पश्चात पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का चयन किया गया। 3 आसन यहाँ पर उस श्रेणी में रखे गए। पहला मकर आसन, दूसरा अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन मेरुदंड को लचीला बनाने में, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। उसके पश्चात शलभासन, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों पैरों को क्षमता अनुसार उठाया जाता है। पैल्विक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये तीनों आसन बहुत लाभकारी हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें अगले श्रेणी की, तो कहीं ना कहीं हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ें तो ज़्यादा उसको हम देख पाते हैं। वहाँ पर 5 आसनों का चयन किया गया। पहला आसन सेतुबंध आसन, जो मेरुदंड के लिए बहुत लाभदायक है, फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा आसन उत्तान पादासन, नाभि क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक है, फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है और रक्त के संचार को विपरीत यानी टॉप्सी टर्वी पोस्चर्स की श्रेणी में आने वाला एक अभ्यास है। उसके पश्चात अर्धहलासन, जो हाइपरटेंशन को दूर करने में बहुत मदद प्रदान करता है और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। फिर पवन मुक्त आसन और शवासन। तो ये 5 आसनों का चयन उस पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में किया गया और ये 5 आसन उदर के अंगों को सशक्त करने में बहुत मदद प्रदान करते हैं। इसके पश्चात का अभ्यास शोधन क्रिया, जो प्राणायाम के लिए पूर्व तैयारी है। षटकर्म का अभ्यास, जिसमें एक कपालभाति क्रिया का चयन किया गया, जो साइनस से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद प्रदान करती है। उसके पश्चात प्राणायाम, प्राणों को आयाम देने के लिए 3 मुख्य प्राणायामों का चयन यहाँ पर किया गया। पहला नाड़ी शोधन, एक नासिकारंध्र से लिया जाता है, दूसरे नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ा जाता है। फिर जिस नासिकारंध्र से हम श्वास छोड़ते हैं वहीं से उसको पूरक करते हैं और दूसरे नासिकारंध्र से हम रेचक करते हैं। तो यह प्रोसेस कहीं ना कहीं इस प्रकार चलता है और इसके 10 से 15 चरण यदि आप रोज़ाना करते हैं तो प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में आप बढ़ाते हैं। उसके बाद शीतली प्राणायाम का चयन किया गया और भ्रामरी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद प्रदान करते हैं और पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे मन को शांत करके धारणा और ध्यान की तरफ अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इसके बाद का जो चयन किया गया अभ्यास वो है ध्यान। और ध्यान, तो ध्यान मन को शांत रखने में मदद प्रदान करता है। ध्यान कहीं ना कहीं शरीर को एकाग्रता की तरफ लेके जाता है। ध्यान खुद को खुद से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। तो यहाँ तक तो ये हमारा पूरा अभ्यासक्रम सामान्य योग अभ्यासक्रम में चुना गया। उसके बाद संकल्प बहुत बड़ा मुख्य रोल निभाता है। अंत में हम संकल्प लेते हैं। तो इसके बाद शांति पाठ, शांति मंत्र, अंत में प्रार्थना का ही प्रावधान चुना गया और अंत में प्रार्थना करवाई जाती है और यहाँ हमारा योग अभ्यासक्रम पूर्ण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे जोश और उल्लास के साथ पूरा विश्व इस सामान्य योग अभ्यासक्रम को करता है और हम अब
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं हम इसको भी बहुत धूमधाम से उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। तो धन्यवाद। यहाँ हम व्याख्यान को विश्राम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।